डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। मैंने साफ साफ आपको बोला है कि स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर वो 3 एक्ट है, प्लीज इन एक्ट के क्या कर लेना, ईयर, ठीक है। चलिए, तो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 है। सबसे पहला हमने सेक्रा पढ़ा, फिर हमने सेबी पढ़ा और आज फाइनली डिपॉजिटरीज एक्ट पढ़ रहे। सेक्रा मेनली स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए बना, सेबी तो सभी को कंट्रोल कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज को भी कर रहा है बच्चा, डिपॉजिट को। ये डिपॉजिटरी एक्ट बोलता है कि भैया हमारी इंडिया में 2 डिपॉजिटरी, एक है एनएसडीएल और दूसरा है सीडीएस। जो ये एनएसडीएल और जो सीडीएसएल, ये 2 डिपॉजिटरीज है, इनको कंट्रोल करने के लिए ये लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जो ये बच्चा एनएसडीएल है और जो ये सीडीएसएल है, ये 2 डिपॉजिटरी एक्चुअल में है क्या, ये 2 डिपॉजिटरीजों ने हमारा जो भी काम इलेक्ट्रॉनिकली बच्चा जो हो गया है, ई प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किया है बच्चा, ये इन 2 डिपॉजिटरी ने ही किया है। लेकिन स्टिल इनके कामों में नजर रखने के लिए एक एक्ट तैयार किया गया जिसे हम बोलते हैं डिपॉजिटरी एक्ट 1996, ठीक है। चलिए, अब यहां पर होता क्या है भैया, कंपनी इन्वेस्टर को क्या करती है बच्चा, शेयर्स देती है, और ये बदले में हमें क्या देते हैं बच्चा, मनी। लेकिन जो ये शेयर्स है, ये अब इसे किस फॉर्म में मिलता है बच्चा, ई शेयर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स मिलता है, तो ये किसके दम पे मिलता है बच्चा, वही जो हमारी डिपॉजिटरीज है, ठीक है। अब ये पैसा भी तो बच्चा ई फॉर्म में ही दे रहा है, मतलब ये ई मनी दे रहा है, तो इन शॉर्ट सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली ये डिपॉजिटरीज है। ऑब्वियसली ये 2 डिपॉजिटरी जिनके मैंने नाम लिए, ये कंपनी ही है, ये क्या है बच्चा, हमारी कंपनी ही है, ठीक है। चलिए, देयर आर 2 डिपॉजिटरी फंक्शन इन इंडिया। इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरीज है, एनएसडीएल और सीडीएस। थोड़ा सा बच्चा फुल फॉर्म में जाएंगे, क्या लिखा है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, फुल फॉर्म याद होना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे आगे बच्चा, थोड़ा बहुत हिस्ट्री है, डिस्क्रिप्शन है। एनएसडीएल की हम बात करेंगे। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड फर्स्ट डिपॉजिटरी है इंडिया। दोनों में से पहले कौन आया, नेशनल वाला, एनएसडीएल वाला आया, ठीक है। कब आया बच्चा, December 12 को आया, 1995। बच्चा अब क्योंकि ये कंपनी है तो इस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे, इस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे। बच्चा एनएसडीएल प्रमोट किसने किया था, आईडीबीआई, नाम तो सुना ही होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एक तरीके से हम प्रमोटर बोलेंगे, प्रमोटर जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी। तो आईडीबीआई ने करी, यूटीआई ने करी, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एनएससी सुना सुना सा लग रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन शॉर्ट एनएसडीएल डिपॉजिटरीज प्लेटफॉर्म जो है, ये डिपॉजिटरी है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसके 3 प्रमोटर थे, 3 प्रमोटर में आईडीबीआई था और यूटीआई था और हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आज की डेट में उसके बहुत सारे शेयर होल्डर है। अगर शेयर होल्डर के नाम की लिस्ट देखोगे तो सबसे पहले कौन है बच्चा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आईडीबीआई, स्टेट बैंक, एचडीएफसी, डच, एक्सिस, ये पूरे है। ये हिस्ट्री आपकी बुक में दी नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ये एनएसडीएल डिपॉजिटरी पहली डिपॉजिटरी है, ये इसके 3 प्रमोटर, ये बाकी सब क्या है, शेयर होल्डर, जिन्होंने बाद में इस कंपनी के शेयर्स फॉरेन बैंक्स को क्यों दिया, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो बाहर के लोगों को हमने इंडिया में इन्वेस्ट करना अलाउ कर दिया है। लेकिन मेजॉरिटी शेयर्स उनके पास है क्या, नहीं। स्टेक है क्या, रिलायंस कंपनी में बाहर का स्टेक नहीं है क्या, है। तो ये एक नॉर्मल कंपनी है जिसमें बाहर का स्टेक है, ठीक है, लेकिन हाँ मेजॉरिटी स्टेक उनके पास नहीं है। दूसरा क्या है बच्चा, सीडीएसएल। सीडीएसएल कब आया था बच्चा, फरवरी में आया था, ठीक है, एग्जिस्ट करता था, लेकिन ऑपरेशन में कब आया बच्चा, जुलाई 99। पहले क्या आया, एनएसडीएल, फिर क्या आया, सीडीएसएल। सीडीएसएल प्रमोट की अगर मैं बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बच्चा एनएसडीएल कौन लेकर आया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो लेकर आए कि चलो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम करे, और ये कौन लेकर आया बच्चा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब याद करने की ट्रिक बता रही, एनएसडीएल में एन आ गया ना, तो समझ जाना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बाकी दूसरा तो समझ जाना भैया, भले इसमें बी ना आया हो, ठीक है। चल, इसका प्रमोशन किसने किया, इसका प्रमोटर कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जॉइंटली लीडिंग बैंक्स, उन्होंने नाम दे दिए
स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। और अगर दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो वहां पर भी बैंकों ने पैसा लगाया है और यहाँ पर भी, दोनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया वहां भी है, यहाँ भी है। लेकिन अगर मैं प्रमोटर की बात करूं तो सीडीएसएल किसका है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ज्यादा स्टेक है। और एनएसडीएल किसका है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जस्ट फॉर हिस्ट्री बताया, जस्ट फॉर नॉलेज आपको बताया, आपकी बुक में ये कुछ भी नहीं मिलेगा। बुक में तो बस सीधा दे रखा है कि भैया इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज है जो काम करते हैं, इसके अलावा कोई और डिपॉजिटरी नहीं है। अगर किसी को बनना है तो बन सकते हैं, उसकी प्रोसेस दे रखी, लेकिन ऑब्वियसली बहुत आसान तो होगा नहीं इस लेवल का काम करना। ठीक है, चलिए। तो बच्चा कुछ बेसिक पहले इंफॉर्मेशन है। कंपनी अपना रजिस्टर मेंटेन करती है। कंपनी क्या करती है? अपना एक रजिस्टर मेंटेन करती है। आप समझेंगे, जब वो अपना एक रजिस्टर मेंटेन करती है तो उसे हम बोलते हैं मेंबर का रजिस्टर। मेंबर का रजिस्टर, उस रजिस्टर में जितनी कंपनी के मेंबर है उन सबके नामों की लिस्ट होगी। ठीक है, चलिए आईटेक्स कंपनी के मेंबर के रजिस्टर की बात करते हैं। तो इसमें भैया रॉकी सर का, मेरा, अभिषेक सर का, प्रिया मैम का, सब मेंबर हैं, इनका नाम लिखा होगा। और किसने कितना शेयर्स ले रखा है ये भी लिखा होगा। मेंबर रजिस्टर है, कंपनी के मेंबर। क्लियर है बच्चा? चलिए, कल को अगर हम इसे बेचेंगे, मैंने शेयर्स बेच दिए तो मेरा नाम कट हो जाएगा, प्रशंसा का नाम आ जाएगा, मैंने प्रशंसा को बेचा, तो मेंबर बदल गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करता है। कंपनी शुड मेंटेन अ रजिस्टर, जिसे हम बोलते हैं मेंबर रजिस्टर। बात समझ में आ गई? लेकिन बच्चा इन्होंने कहा कि शेयर्स ना अब इलेक्ट्रॉनिक हो गए। शेयर्स अब क्या हो गए बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक। आईटेक्स कंपनी को हमने क्या कर दिया? लिस्ट कर दिया। आईटेक्स कंपनी को हमने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में लेके आ गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने क्या कर दिया? लिस्ट। एक दिन में कितने ट्रांसफर होते हैं? विद इन सेकेंड में। तो मुझे बताओ, क्या आईटेक्स का जो मेंबर का रजिस्टर होगा डेली डेली बदलते रहेंगे क्या? एक बंदा क्या यही देखता रहेगा कि भैया किसने किसको बेचा? पागल हो जाएगा। तो इन्होंने कहा भैया मेंबर का एक रजिस्टर होता है जो कंपनी मेंटेन करती है। अब काम किसको भेज दिया हमने? डिपॉजिट। 2 डिपॉजिटरीज हमारी इंडिया में, एनएसडीएल और सीडीएस। इन्होंने कहा भैया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया है, तो भैया अब आप ही क्या करेंगे? मेंटेन करिए। भैया आप ही देख लो ना इलेक्ट्रॉनिक, आप ही देखो ये सारे काम। तो एनएसडीएल सीडीएसएल क्या क्या करेंगे बच्चा? ये लोग को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो डिपॉजिटरीज अकेले खुद काम तो कर नहीं सकता, 2 ही डिपॉजिटरीज हैं। इनके अंडर में कौन होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिनको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? डीपी। ये डीपी वो वाली डीपी नहीं है यार, है ना, जो नॉर्मली फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप में देखते हो। डीपी यहाँ पे क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम देखते हैं काम। डिपॉजिटरी ने बोला हमारा काम है। अब वो खुद तो करेगा ना, उसके नीचे एजेंट। डिपॉजिटरी प्रिंसिपल हो गया, बॉस हो गया, और ये इसके क्या हो गए? एजेंट, जो इनके लिए काम कर रहे हैं। डिपॉजिटरी के पास एक काम आया तो इन्होंने कहा मेरे एजेंट ये काम करेंगे। तो कंपनी ने कहा भैया हम इश्यू लेकर आ रहे। ध्यान देना बच्चा, कंपनी ने क्या बोला? हम इश्यू लेकर आ रहे। कितने का इश्यू लेकर आ रहे? चलो 1 करोड़ का। अब 1 करोड़ का इश्यू हम लेकर आएंगे, मार्केट में शेयर्स देंगे, मार्केट में शेयर्स खरीदा जाएगा, और जैसे ये लिस्ट होगा तो धड़ाधड़ लोग क्या करने लगेंगे? बेचने लगेंगे, हमें हो जाएगी दिक्कत। तो बच्चा कंपनी क्या करेगी? बेचेगी। स्टार्ट करेंगे बच्चा, कंटिन्यू। बच्चा अब हमें ये समझ में आ गया, कंपनी अपना एक रजिस्टर मेंटेन करती है, उसे क्या बोलते हैं? मेंबर रजिस्टर। मेंबर का रजिस्टर, मेंबर रजिस्टर। ठीक है, चलो 1 करोड़ इशू किया और बोला सुन डिपॉजिटरी, मैंने तुझे दे दिया 1 करोड़, एक को दे दिया एनएसडीएल को, किसी एक के साथ टाइप कर लेगी। कंपनी की मर्जी है, एनएसडीएल के साथ करना है एनएसडीएल के साथ करे, सीडीएसएल के साथ करना है सीडीएसएल। ये ऐसा ही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है तो बॉम्बे में जाओ, नेशनल में हो तो नेशनल में, दोनों में हो तो दोनों में हो जाओ, लेकिन प्लीज एक में करो ना, क्यों फीस दे रहे हो इतनी सारी। ठीक है, चलो एनएसडीएल के साथ हमने क्या कर दिया बच्चा? अग्रीमेंट। कंपनी ने एनएसडीएल के साथ अग्रीमेंट कर दिया, हमारे 1 करोड़ के जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है इन्हें क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्लियर है? चलो डिपॉजिटरीज ने अपना काम कर दिया। 1 करोड़ के शेयर, फिजिकल शेयर किसको दे दिया? एनएसडीएल को। किसको दे दिया? एनएसडीएल को। इनकी कस्टडी में गया। क्या ये बात समझ में आ गई? इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे? शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली मार्केट में शो करेंगे। इन्वेस्टर को खरीदना है तो वो अब स्टॉक एक्सचेंज में क्या करेगा बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को खरीदना चालू कर देगा। लेकिन बच्चा अब कंपनी बोल रही है मैंने तो शेयर्स किसको दिए?
एनएसडीएल को, एनएसडीएल को दिया है। तो अब मेरा जो रजिस्टर होगा, मेरे रजिस्टर में मेंबर का नाम लिखा होगा। रॉकी सर, मैं, अभिषेक, प्रिया मैम, हम सबका तो नाम लिखा होगा, ठीक है, साक्षी मैम, ये सारे लोगों का तो नाम लिखा होगा एज ए मेंबर। एक और नाम लिखा होगा कि भैया 1 करोड़ के शेयर्स किसको दे रखे? एनएसडीएल को। 1 करोड़ के शेयर्स किसको दे रखे? एनएसडीएल को। तो बच्चा एक्चुअल में एनएसडीएल क्या कहलाएगा? रजिस्टर्ड ओनर। इसे बोला जाता है रजिस्टर्ड ओनर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंपनी के रजिस्टर में इसका नाम है, लेकिन क्या एक्चुअल ओनर ये है क्या? नहीं। ये तो 1 करोड़ एक्चुअल ओनर तो वो होगा ना जो मार्केट में खरीदेगा। अब तुम लोगों ने फटाफट आईटेक्स कंपनी के शेयर्स खरीदना चालू कर दिया, कहां से? स्टॉक एक्सचेंज से। क्लियर है? जब आपने स्टॉक एक्सचेंज से ये पूरे के पूरे शेयर्स खरीदे, ये पूरे के पूरे शेयर्स खरीदे, तो आप कहलाओगे बेनिफिशियल ओनर। इन्वेस्टर्स क्या कहलाएंगे बच्चा? बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, ठीक है बच्चा। लेकिन ये डिपॉजिटरीज का नाम कहां लिखा है? कंपनी के रजिस्टर में ना, कंपनी के रजिस्टर में। तो ये क्या हो जाएंगे? रजिस्टर्ड ओनर। डिपॉजिटरी ने बोला भैया डेली डेली लोग खरीदते बेचते रहते हैं, तो डिपॉजिटरी बोल रहा है मैं एक रजिस्टर मेंटेन करूंगा। डिपॉजिटरी एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, उस रजिस्टर में किसका नाम लिखेगा? बेनिफिशियल ओनर। मतलब कंपनी क्या इन लोगों के नाम को मेंटेन कर रहा है क्या? नहीं, कर ही नहीं सकता भाई। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जितने काम है वो डिपॉजिटरीज देखता है। तो डिपॉजिटरीज को हम पैसे दे रहे ना, किस चीज के दे रहे? बस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? नहीं, अब वो बहुत सारे काम करेगा। हमारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट भी करेगा, और डिपॉजिटरी अलग से अपना एक रजिस्टर मेंटेन होगा। मतलब 2 रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, कंपनी अपना एक अलग रजिस्टर और डिपॉजिटरीज अपना एक अलग रजिस्टर मेंटेन कर रहा है। बात समझ आ गई? कंपनी के रजिस्टर में सारे मेंबर्स का नाम लिखा होगा। अब क्योंकि स्टार्टिंग के हम लोग आए, तो हमने तो फिजिकल शेयर्स कंपनी से ही खरीदे थे, बाद में कंपनी लिस्ट होती है, ठीक है। इनिशियल मेंबर्स हम ही है, प्रमोटर्स हैं हम तो प्रमोटर्स है, तो हम भी तो मेंबर है, हम प्रमोटर भी है, मेंबर भी है। तो मेंबर ऐसा नाम लिखा होगा हमारा 3-4 लोगों का। प्लस अब हमने इशू ही इलेक्ट्रॉनिक किया, क्योंकि अब हम लिस्ट हो चुके। 1 करोड़ का इशू लाया, किसको दिया? एनएसडीएल को। तो एनएसडीएल अब हमारे रजिस्टर में, कंपनी के आईटेक्स के रजिस्टर में एनएसडीएल का नाम लिखा होगा एज अ रजिस्टर्ड ओनर। अब जहां कभी रजिस्टर्ड ओनर आएगा, समझ जाना कंपनी ने क्या रजिस्टर मेंटेन किया है और किसका नाम लिखा है, या तो एनएसडीएल का और सीडीएसएल का। 2 साल बाद मैं 2 करोड़ इशू करती हूँ, अब मैंने टाई अप किससे किया? सीडीएसएल से। तो मेरे रजिस्टर में क्या लिखा होगा? एक और रजिस्टर्ड ओनर सीडीएसएल। 2 करोड़ का भैया, 1 करोड़ का एनएसडीएल और 2 करोड़ का सीडीएसएल, रजिस्टर्ड ओनर। लेकिन ये बस रजिस्टर्ड ओनर है, नाम के लिए ओनर है, क्योंकि रजिस्टर में लिखना पड़ा था फॉर्मेलिटीज के लिए। एक्चुअल में ओनर है क्या? नहीं। एक्चुअल ओनर कौन है? डिपॉजिटरीज ने अपना एक अलग रजिस्टर मेंटेन किया है, ठीक है। तो एनएसडीएल क्या कहलाते हैं? रजिस्टर्ड ओनर ऑफ दी सिक्योरिटी। और उसमें उन्होंने किसका नाम लिखा है बच्चा? बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर वो सब इन्वेस्टर्स, वो सारे के सारे इन्वेस्टर, ये आईपीओ ये सब हम खरीदते हैं, हम सब क्या हो जाते हैं? बेनिफिशियल ओनर्स हो जाते हैं। लेकिन ये रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा? डिपॉजिटरी। लेकिन क्या डिपॉजिटरी खुद कर पाएगा क्या? किसकी हेल्प लेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या जरोधा का नाम सुना है? सुना है, नाम सुना है ना? ये ऐड वैड करते रहते हैं, ठीक है। जिसने नहीं सुना है तो अब याद रखना, सुन लो। ग्रो भी ये सब क्या है? ऑल दीज आर क्या? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो आए दिन ऐड करते रहते हैं कि भैया आओ आओ। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऐड करते हैं, ये एक तरीके से ब्रोकर है। ये एक तरीके से क्या है बच्चा? ब्रोकर है, एजेंट है। किसके बीच में है? डिपॉजिटरीज और इसके। एक्चुअल में एक तरफ कंपनी, एक तरफ इन्वेस्टर। अब ये सब मीडिएटर्स हो गए ना बच्चा, बीच के सबके सब मीडिएटर हो गए, जो क्या कर रहे? एक्चुअल में बंदे को मिल किसके शेयर से रहे? कंपनी के ना। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया, तो डिपॉजिटरीज बनाना पड़ गया। डिपॉजिटरी लेकिन 2 ही है, ये अपना काम किसकी हेल्प से कर रहा है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब अगर एक इन्वेस्टर की बात करूं कि इन्वेस्टर क्या खोल रहा है बच्चा? डीमैट अकाउंट। इसको इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स खरीदने हैं, तो ये जरोधा के पास जाके क्या करवाएगा? डीमैट अकाउंट खुलवाएगा। साथ में अपना एक नॉर्मल बैंक अकाउंट, जो एक नॉर्मल बैंक अकाउंट होगा, उसमें पैसे रखे जाएंगे। इन दोनों को क्या करवाएगा? लिंक करवाएगा, ताकि ये बार बार आकर हमारे घर का दरवाजा नहीं खटखटाए, पैसे दो, सीधा बैंक से कट जाए। शेयर्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पैसे भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये डिपॉजिटरीज जो डीमैट अकाउंट खुलाएगा, किसके पास खुलाएगा? डिपॉजिटरी के पास।
अब डीपी ब्रोकर है, वो अपने आप को एनएसडीएल में भी ब्रोकर रजिस्टर कर सकता है और सीडीएसएल में भी। क्या ये बात समझ में है? उसकी मर्जी, जैसे कंपनी की मर्जी ना, किसके साथ अग्रीमेंट करना है, सेम। अब हमें तो लेना देना नहीं है, हम तो इन्वेस्टर है, हम डीपी के पास जाते हैं, डीपी से बोलते हैं इस कंपनी के शेयर्स दे। अब इस कंपनी के शेयर्स जहां भी है, जिसके पास भी है, इस ब्रोकर का, इस डीपी का काम वहां तक हमें पहुंचाने का। क्या ये बात समझ में आई? अब इस चैप्टर में बार बार दो वर्ड आएंगे, रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर। रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है? डिपॉजिटरीज, वो दो ही डिपॉजिटरीज है, या तो रजिस्टर में एनएसडीएल या तो सीडीएसएल। बेनिफिशियल ओनर तो सारे के सारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं ना, कोई भी। समझ में आया? पक्का? चलिए चलिए बढ़ेंगे आगे। बच्चा अब आपकी बुक का इंट्रोडक्शन का फटाफट एक रीडिंग हो रही है, ठीक है? कुछ नहीं, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट है जो कि क्या करते हैं, सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं इन्वेस्टर की, लेकिन किस फॉर्म में? डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैट शॉर्टकट बोल रही थी, डीमैट, मैट बोले तो मटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, दैट्स इट। लिख भी दिया है इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है? प्रोवाइड करता है ये डिपॉजिटरी क्या? डीमैट सर्विस। किसको देता है? इन्वेस्टर को। किसकी हेल्प से देता है? थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिट खुद अकेला नहीं कर सकते, इसके अंडर बहुत सारे डीपी रहते हैं, रजिस्टर्ड होते, ठीक है? डीपी, ठीक है? देयर आर टू डिपॉजिटरीज, हमारी देश में, हमारी कंट्री में दो ही डिपॉजिटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल। पूरा फुल फॉर्म बताया है। चलिए, ईच, अंडर ईच डिपॉजिटरी, दो ही है ना, हर डिपॉजिटरी के अंडर में कौन रजिस्टर्ड होता है? डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और ये बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं? अकाउंट ओपन कराएंगे, मेंटेन करेंगे और शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सेट्रा। पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही सेम चीजें लिखी एनएसडीएल सीडीएसएल, बाकी कुछ भी नहीं। इंट्रोडक्शन इन्होंने कहा, अब ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो कुछ बैकग्राउंड बताए, कुछ लीगल फ्रेमवर्क बताए। इन्होंने कहा डिपॉजिटरी बिजनेस जो हमारी इंडिया में अगर कोई कर रहा है, दो ही लोग कर रहे हैं ना, तो इन्हें इन कानूनों से डील करनी पड़ती है। एनएसडीएल और सीडीएसएल को इन कानूनों से डील करनी पड़ती है। इन पे क्या लगता है एनएसडीएल सीडीएसएल में? डिपॉजिटरी एक्ट और सेबी के डिपॉजिटरी रेगुलेशन एक्ट भी लगेगा, और सेबी ने अलग से रेगुलेशन बनाए, मतलब एनएसडीएल सीडीएसएल को ये दोनों फॉलो करने पड़ेंगे। तीसरा क्या है? बायलॉज बोले तो आर्टिकल, डिपॉजिटरी के खुद के, एनएसडीएल सीडीएसएल का खुद का कुछ आर्टिकल होगा, एओए होगा, वो भी मेंटेन करना भैया, फॉलो करो। और क्या लिखा है? मतलब कानून तो दो ही लग रहे, डिपॉजिटरी एक्ट और उसके रेगुलेशन। इस पूरे चैप्टर में दो ही चीज पढ़ने वाले, डिपॉजिटरी एक्ट पढ़ेंगे और डिपॉजिटरी के सेबी के रेगुलेशन। सेबी ने कुछ अलग से बोला है, वो भी फॉलो करो, बाकी अपना एओ करो। और क्या बोल रखा है? जो नॉर्मल बिजनेस होता है उससे डील करे। इन्होंने कहा ऑल्सो गवर्न, छोटी मोटी जगहों पे दूसरे एक्ट भी छोटे 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 लग जाते हैं, नाम सब सुने सुने से। क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट। शेयर ट्रांसफर हो रहे बहुत ज्यादा, रुक जाओ, बेचा जा रहा है ना शेयर, शेयर क्या हो रहा है? बेचा जा रहा है। बच्चा आप छोड़ो शेयर, मुझे बताओ, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हो, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो कुछ भी खरीदा बेचा जाता है तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो शेयर्स भी तो खरीदा बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे भी स्टैम्प एक्ट का रोल आता है। तो इन्होंने कहा कि भैया डिपॉजिट में मेन तो यही है बच्चा, और ये अदर्स है, अदर दूसरे और कानून लगते हैं, कौन कौन से? कंपनीज एक्ट, क्योंकि एनएसडीएल सीडीएसएल एक कंपनी है तो कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना पड़ेगा। शेयर्स पे यहां बार बार बेचा जा रहा है तो इंडियन स्टैम्प एक्ट भी आ ही जाएगा, लग जाएगा। सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सेबी ने तो बोला ही है भाई, मेरा तो रेगुलेशन फॉलो करो, मैं भी आऊंगा। सेक्रा भी आएगा। बेनामी ट्रांजैक्शन एक सब्जेक्ट है ईबीसीएल, उसमें डिटेल में पढ़ोगे। होता क्या है? शेयर्स किसी और के नाम, प्रॉपर्टी सुना है? बेनामी, वेरी गुड। बेनाम की प्रॉपर्टी होती है मेरी, लेकिन कोई इनकम टैक्स रेट ना पड़ जाए, मैंने अपने रिश्तेदार के नाम पे कर रखी है या किसी स्ट्रेंजर, किसी दोस्त के नाम, तो बेनामी है, मतलब एग्जैक्टली ओनर कौन है किसी को पता नहीं है। तो शेयर्स को लेकर भी तो ये हो सकते हैं, यहाँ पे भी तो करप्शन है। प्रॉपर्टी ना, शेयर्स 10 लाख का प्रॉपर्टी गुड्स, ठीक है? चलिए, इनकम टैक्स भी आएगा, बेचा जा रहा है, पैसा कमा रहे हो, पैसा कमा तो टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स भी आएगा। और क्योंकि यहाँ पे डिमैट फॉर्म में शेयर्स है तो पैसे भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, तो भैया बैंक से भी लेना देना होगा, तो बैंकर्स बुक्स एविडेंस है ना, पैसे थे पैसे नहीं थे काट लिए, ब्रोकर भी बहुत चालाक होता है, आपके अकाउंट से गोल कर दिए पैसे,
तो बच्चा इन्होंने कहा कि एक एविडेंस एक्ट है जो बैंक से रिलेटेड चीजों से डील करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो ये भी कानून लगेगा। इन शॉर्ट के एग्जाम में चिल्लर चीजें पूछी जाती है नहीं, यहाँ पे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहे हैं डिपॉजिटरीज की मेन एक्ट जो लगते हैं, और ये अदर है, ये कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े ये भी एप्लीकेबल होते हैं। दैट्स इट, बता रही। चलिए, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, कुछ नहीं, नाम से जाइए, सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम की बात हो रही है, सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम की बात हो रही है। इनके भी बुक्स वगैरह मेंटेन होते हैं, इसमें भी घपले हो सकते हैं, करप्शन हो सकते हैं, तो इनका एक एविडेंस एक्ट है, प्रूफ करना, प्रूफ करने वाला एक एक्ट होता है, क्या चीजें एज अ सबूत लेंगे और क्या क्या चीजें एज अ सबूत नहीं लेंगे, इसका एक पूरा कानून है। ठीक है, चल, अभी तक इन्होंने डिपॉजिटरी एक्ट चालू नहीं किया है, बैकग्राउंड बता रहे। आपको पहले क्या समझाया, इंडिया में दो हैं, एक डिपॉजिटरी होता है, उसके एक डीपी होता है, उसके थ्रू वो काम करते हैं, ये सारी बैकग्राउंड है, अभी भी बैकग्राउंड चल रहा है, अभी भी बैकग्राउंड ही है। डिपॉजिटरी सिस्टम का क्या दे रखेगा बच्चा, ओवरव्यू। बच्चा थोड़ा सा कंपेयर करूंगी, थोड़ा सा कंपेयर करूंगी, कैसे कंपेयर करूंगी, आ जाइए समझा लू। बच्चा डिपॉजिटरी एक तरीके से सारे के सारे शेयर्स को क्या कर रहा है बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यही है। इट इज जस्ट लाइक अ बैंक। बैंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। डिपॉजिटरीज क्या कर रहा है बच्चा, शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो बच्चा का कंपैरिजन करूं बैंक और डिपॉजिटरी, ये होल्ड करता है फंड्स किसमें, अकाउंट्स में, ये होल्ड करता है सिक्योरिटी अकाउंट में। यहाँ बैंक अकाउंट वर्ड यूज करते हैं और यहाँ पर डीमैट अकाउंट। ये फंड को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, पैसे को ना, और ये किसको ट्रांसफर करता है, सिक्योरिटीज को। ये ट्रांसफर करता है विदाउट हैविंग हैंडल मनी। इन्होंने क्या बोल दिया भैया, हाथ में पैसे लेने की जरूरत नहीं है, तब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। सेम, ये ट्रांसफर करता है विदाउट हैविंग टू हैंडल सिक्योरिटी, हाथ में फिजिकल शेयर होने की जरूरत नहीं है, तब इलेक्ट्रॉनिक होता है। ये सेफ कीप करता है किसको, पैसे को, फंड्स को, ये किसको करता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो चलो फटाफट देखेंगे, बहुत सारी चीजें समझी हुई, बस रीड करने से समझ में आ जाएगा। डिपॉजिटरी की बात करें तो ये क्या करता है, सिक्योरिटीज रखता है। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन लंबी चौड़ी हो तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट एक्सेट्रा सब, ठीक है। किसकी सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स की, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। रिक्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ने तो रिक्वेस्ट की थी डीमैट अकाउंट खोलो मेरा, ठीक है, थ्रू किसके थ्रू, कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, बस रीड करना है। डिपॉजिटरी लाइक अ सेंट्रल बैंक, इन्वेस्टर ओपन करता है अकाउंट डिपॉजिटरी पास थ्रू डीपी। डीमैट अकाउंट खुलता कहां है, डिपॉजिटरी पास, लेकिन खोलने वाला कौन है, डीपी। डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। शेयर सर्टिफिकेट बिलोंग टू इन्वेस्टर आर टू बी, किस फॉर्म में, डीमैटेरियलाइजेशन। शॉर्टकट में डीमैट बोल रहा हूं, पूरा नाम क्या है, डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी, ध्यान देना, रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी, कौन रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी अपने रिकॉर्ड में क्या मेंटेन करेगा, बेनिफिशियल ओनर। क्या बात समझ में आई, डिपॉजिटरी ने अपना एक रजिस्टर मेंटेन किया, उसमें कौन किनके नाम लिखेगा, बेनिफिशियल ओनर। कंपनी का एक रजिस्टर होगा जिसमें डिपॉजिटरी किस नाम से आएगा, रजिस्टर्ड ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर वो है जो डिपॉजिटरी अपने रजिस्टर में मेंटेन करता है, रजिस्टर्ड ओनर वो है जो कंपनी अपने रजिस्टर में मेंटेन करता है। लेकिन एक्चुअल में ओनर कौन है, बेनिफिशियल ओनर। कल को आईटेस कंपनी को डिविडेंड देना है, रजिस्टर्ड ओनर को देगी कि बेनिफिशियल ओनर को, बेनिफिशियल ओनर को। कल को मीटिंग में बुलाना है, जनरल मीटिंग में, रजिस्टर्ड आएगा कि बेनिफिशियल आएगा, तो रजिस्टर्ड जस्ट अ फॉर्मेलिटी। क्या बात समझ में आ रही है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, डिपॉजिटरी इज नॉट हैविंग एनी वोटिंग राइट। मीटिंग में कौन आ रहा है, बेनिफिशियल ओनर, तो वोट कौन देगा, बेनिफिशियल। रजिस्टर्ड के पास कोई वोटिंग राइट है, डिपॉजिटरी के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। बेनिफिशियल ओनर कंटिन्यू एंजॉय ऑल दी राइट्स, वो सारे राइट्स एंड लायबिलिटी किसके है, बेनिफिशियल।
पैसे भी देने का राइट, लाइबिलिटी किसकी है? बेनिफिशियर। जब फायदे उसके तो नुकसान भी उसके। आईपीओ फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट कन्वर्जन कन्वर्ट करना, बोनस, मर्जर, अमलगमेशन, सब डिविजन, कंसोलिडेशन विदाउट द मूवमेंट ऑफ द पेपर। बच्चा ये पेपर के बिना नहीं होते, लेकिन ये सेविंग बच्चा पेपर, कॉस्ट, टाइम सब बचा रहा है ना। विदाउट पेपर का यूज नहीं कर रहे, पेपर का यूज नहीं हो रहा तो भैया टाइम भी बच रहा और कॉस्ट भी, सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना। नहीं तो बार बार रजिस्टर में आके मेंटेन करो, है ना, ट्रांसफर करने की लंबी चौड़ी प्रोसेस फिजिकल फॉर्म में। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो T+2 कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिपॉजिटरी सिस्टम लिंक करता है इशूइंग कॉर्पोरेट को, मतलब कंपनी से लिंक कर रहा है, हमें आईटेक्स कंपनी को लिंक कर रहा है। डीपी, डिपॉजिटरी सब एक दूसरे से लिंक है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, सब लोग एक दूसरे से लिंक है। कौन कौन किससे लिंक है फटाफट देखेंगे वापस से। डिपॉजिटरी सिस्टम लिंक है किससे? कंपनी से, डीपी से, डिपॉजिटरी से, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि क्लियरिंग करवाता था वो। अब कौन मालिक है? सेटलमेंट पूरा करवाता था, कौन करवाता था? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो ये डीपी, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट और डिपॉजिटरी, ये सब नजर रखेंगे और किसको फाइनली इन्फॉर्म करेंगे? रजिस्टर, अब सॉरी रजिस्टर बोल, कंपनी को, है ना। अब ध्यान देना, होगा क्या, आज आईटेक्स कंपनी को डिविडेंड देना है, अपने मेंबर की लिस्ट खोलेगा तो उसमें तो रजिस्टर ओनर का नाम लिखा है ना। तो डिपॉजिटर से बोलेगा सुनो आप अपनी लिस्ट निकालो और बताओ कौन कौन बेनिफिशियल ओनर है, इस डेट में कौन कौन बेनिफिशियल ओनर है, इस डेट को हम डिविडेंड देना चाहते हैं। तो एक डेट आइडेंटिफाई की जाती है। अब हर दिन बदलता रहता है तो कंपनी अपने हिसाब से एक डेट फिक्स करेगी। आज 12 तारीख को जो जो बेनिफिशियल ओनर होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। बच्चा अब 11 कोई किसी ने बेचा, 12 को अगर उसका नाम चढ़ गया तो चढ़ गया, तो फिर उसको मिल जाएगा, नहीं चढ़ा तो नहीं। लेकिन हमने पढ़ा है बहुत सारी जगह पे प्रूफ के साथ पहुंच जाओगे तो मिल भी जाएगा, नहीं तो टाटा बाय बाय, ठीक है। चलिए, डिपॉजिटरीज प्रोवाइड करता है वेरियस सर्विसेज। बच्चा बेसिक फैसिलिटी क्या? अकाउंट ओपन करना, डीमैट, सेटलमेंट, एडवांस फैसिलिटी में प्लेजिंग बोले तो गिरवी रखना, मतलब शेयर्स तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना, तो मॉर्गेज होता है। कैसे गिरवी रखोगे? तो उन्होंने कहा डिपॉजिटर बोल रहा है हमें इन्फॉर्म कर दो, हमें डॉक्यूमेंट्स दे दो, हम आपके शेयर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर्स है इनको रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक हमारे ऊपर, इसको हम बेचने नहीं देंगे, इसको गिरवी रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल घर है, ठीक है, घर की प्रॉपर्टी के कागज आपने किसी को दिया, गिरवी हो गया, ऐसे ही होता है ना। लेकिन यहाँ शेयर्स तो फिजिकल फॉर्म नहीं है, फिजिकल शेयर्स होते तो शेयर सर्टिफिकेट गिरवी रख देते। इन्होंने कहा भैया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भी गिरवी किया जा सकता है, डिपॉजिटरी सारी सर्विसेज दे रहा है। कैसे करोगे? इन्होंने कहा कि भैया अग्रीमेंट कर लो, जिसके साथ भी कर रहे हो वो अग्रीमेंट हमें दे दो, हम इसे ब्लॉक कर देंगे, तुम इसे बेच नहीं पाओगे, गिरवी कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दे दे। तो प्लेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बच्चे नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि नहीं हमें इलेक्ट्रॉनिक नहीं करना है क्योंकि हम गिरवी नहीं रख पा रहे अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इन्होंने कहा प्लेज की फैसिलिटी भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शन। अब ये नॉन कैश क्या है भैया? नॉन कैश मतलब बहुत सारे क्या है, राइट्स है ना आपके, बहुत सारे राइट्स बोले तो राइट इशू हो गया, बोनस हो गया, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें कंपनी आपको देगी। तो डिपॉजिटरी हेल्प करेगी कंपनी की बेनिफिशियल ओनर तक ये सारी फैसिलिटी पहुंचाने की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द अलॉटी, कैश, जो भी पब्लिक इशू एक्सेट्रा, समझ में आए? ये सारी फैसिलिटी मतलब जो कुछ भी कंपनी देना चाहती है अपने बेनिफिशियल ओनर को, डिपॉजिटरीज वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर है? डिपॉजिटरीज कैन नॉट एक्ट, डिपॉजिटरी लाइन पढ़ो मुझे बताओ, सारे इंटरमीडिएरीज को पहले क्या करना है? डिपॉजिटरी की तरह काम नहीं करेगा जब तक आप ऐसे मत लिखना, आप सीधा लिखोगे। क्या है सीधा? पहले रजिस्ट्रेशन कराओ सेबी से, फिर काम करो भाई, ऐसे कैसे कर लोगे? ठीक है, चलिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिपॉजिटरी अंडर कैसे होगा बच्चा? इन्होंने कहा सेबी के रेगुलेशन में लिखा है। डिपॉजिटरी और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोथ आर रेगुलेटेड, दोनों कंट्रोल बाय कौन है? जब डिपॉजिटर को सेबी कर रहा है तो डिपॉजिटर के अंदर डीपी, तो भैया वो तो छोटा खिलाड़ी हो गया। क्लियर है? बैंक और डिपॉजिट में डिफरेंस समझ में आया? पक्का? तो ये अभी क्या चल रहा है? बस इंट्रोडक्शन। डिपॉजिटरी दो ही है,
एनएसडी और सीडीएसएल, इनके काम को थोड़ा बहुत बताया, रिपीट है, पहले बताओ। डीमैट, डीमटेरियलाइजेशन पता है, रीमटेरियलाइजेशन वापस से फिजिकल। मैंने शेयर आपके इलेक्ट्रॉनिक कर दे, मैंने क्या कहा था, इन्वेस्टर तो भगवान है, वो चाहे तो अपने शेयर्स को क्या बोल सकता है, नहीं नहीं मुझे फिजिकल शेयर दो, तो वो एप्लीकेशन देगा और उसे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दैट वाज रीमटेरियलाइजेशन। सेटलमेंट, खरीदना बेचना। आईपीओ, कॉर्पोरेट बेनिफिट, क्रिएशन ऑफ इनकम्बेंस, मतलब क्या होता है, बर्डन क्रिएट करना, मतलब उधारी, प्लेज पड़ा, मॉर्गेज, बर्डन। इन्होंने कहा ये फैसिलिटी भी तो दे रहा है, क्रिएट कर रहा है बर्डन, मतलब गिरवी रखने वाली प्रोसेस। क्लियर है, रिपीट है। डिपॉजिटरी कस्टोडियन, डिपॉजिटरी समझ में आ गया। डिपॉजिटरी क्या कर रहा था, आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट। बच्चा, लेकिन जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही थी तो मैं आपको ये बोल रही थी कि भैया कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने क्या किया है, सॉरी 1 करोड़ के शेयर इश्यू करे हैं और डिपॉजिटरी को शेयर एक सर्टिफिकेट दे दिया है, लिख दिया है कि ये 1 करोड़ के शेयर्स है, अब आप इसे अपनी कस्टडी में रखो। क्या मैंने ऐसा बोला था, अपनी कस्टडी में फिजिकल रखो, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट जिसमें 1 करोड़ लिखा है, एक ही सर्टिफिकेट होगा, एक ही डॉक्यूमेंट होगा जिसमें 1 करोड़ लिखा होगा। अब आप इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है, और सारे इन्वेस्टर्स को बेचो, अब सब अपना अपना खरीदते जाएंगे। तो एक तरीके से डिपॉजिटरी ने एक फैसिलिटी दी कस्टोडियन बनने की। अपनी कस्टडी में इन्होंने क्या रखा है बच्चा, कंपनी के 1 करोड़ के शेयर फिजिकल फॉर्म में अपने पास संभाल के रखे, एज अग्रीमेंट, एज अ प्रूफ। तो कस्टोडियन क्या होता है, जो अपनी कस्टडी में रखता है। बच्चा, जनरली बैंक ना कस्टोडियन बन जाता है। बच्चा, आपने कैश दिया बैंक के पास, वो कैश उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको फैसिलिटी दे दी, तो ये जस्ट लाइक का बैंक है ना। बच्चा, लॉकर फैसिलिटी मिलती है आपको, बैंक की तरफ से मिलती है, जिसमें मम्मा अपनी गोल्ड रखती है, या फिर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज रखना है तो आप रख सकते हो। तो बैंक ने कस्टोडियन वाली सर्विस दी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कस्टोडियन, कस्टोडियन वो है जो अपनी कस्टडी में रखता है। बात समझ में आ गई। क्या डिपॉजिटरी भी क्या कस्टोडियन बन जाता है, हाँ, शेयर सिक्योरिटी के लिए वो भी कस्टोडियन बन जाता है, लेकिन इन जनरल बैंक तो कस्टोडियन है ही ना। आपका पैसे का कस्टोडियन है, आपके गोल्ड का है, कुछ भी डॉक्यूमेंट भी रखना है कस्टडी में बैंक के तो रख सकते हैं, मालूम है, बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज देता है। तो पहले मैं जरा आपको डिफरेंस पढ़ाती हूँ बच्चा, डिपॉजिटरी और कस्टोडियन में। सबसे पहले डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी तो समझ में आ गया। डिपॉजिटरी कौन है, जो होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, अभी बताया। अलाउ करता है क्लियरिंग, सेटलमेंट, दीज, ठीक है, फैसिलिटी, ट्रांसफर, ये सब काम दे रखे हैं डिपॉजिटरी, जो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। कस्टोडियन एक बैंक है, कस्टोडियन एक बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो होल्ड करके रखता है, ये भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज रख सकता है, क्योंकि बच्चा इसके पास भी हम शेयर्स रख सकते हो सेफ कीप के लिए। हम बैंक को कुछ भी दे सकते हैं ना, फिजिकल शेयर्स भी तो संभाल कर रखने को दे सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के कागज भी तो दे सकते हैं बच्चा, संभाल के रखो, अपना गोल्ड भी तो दे सकते हैं, अपना सिल्वर भी तो दे सकते हैं। इन्होंने कहा डिपॉजिटरी शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स रखता है, ये बोल रहा है ये भी स्टॉक बॉन्ड्स रख सकता है, लेकिन ये और भी फैसिलिटी देता है, गोल्ड भी। लेकिन क्या आपका डिपॉजिटरी गोल्ड वोल्ड रखेगा क्या, वो तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स है यार, सिक्योरिटीज, ठीक है। इट इज अ लीगल ओनर, डिपॉजिटरी लीगल ओनर है। क्यों बोले इसको लीगल ओनर, क्योंकि कंपनी के रजिस्टर में वो रजिस्टर्ड ओनर है। ये कस्टोडियन भी बन जाता है। डिपॉजिटरी क्या है, लीगल ओनर भी है, और क्या है, कस्टोडियन भी है। क्यों कस्टोडियन है, क्योंकि वो सिक्योरिटीज होल्ड कर बैठा है, वो 1 करोड़ 2 करोड़ वाला सर्टिफिकेट। इसने बोला ये सिक्योरिटीज इट्स होल्ड, लेकिन क्या ये लीगली ओनर है, ये तो कस्टोडियन है ना। एक बार बस सोच के देखो, आईटेस का शेयर सर्टिफिकेट है मेरे पास, और ये मैंने बस बैंक में रख दिया है, ये मैंने बैंक में रख दिया है, वो कस्टोडियन है, लेकिन बैंक के लीगल ओनर बन गया। लेकिन अगर ये फिजिकल शेयर मैंने डिपॉजिटर को दे दिया कि भैया इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर, तो अब कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम लिखा है, डिपॉजिटरी का, तो लीगल ओनर बन गया। तो ये लीगल ओनर होता है, ये लीगल ओनर होता है क्या, नहीं। एवरी डिपॉजिटरी सर्विस देता है कस्टोडियन की। इन्होंने कहा भैया लेकिन हर कस्टोडियन डिपॉजिटरी नहीं होता। डिपॉजिटरी कस्टोडियन हो सकता है, लेकिन क्या सारे कस्टोडियन डिपॉजिटरी होते हैं, नहीं। कस्टडी इज वन ऑफ द डिपॉजिटरी का एक काम है, वन ऑफ देम एक काम।
लेकिन ये तो उसका क्या है, इसका तो एक ही काम है, कस्टोडियन का काम ही क्या है, कस्टडी में रखना। एग्जाम्पल दिए हैं डिपॉजिटरी के, और ये तो भैया बैंकों के नाम दे रखे। समझ में आया? तो आपकी बुक में कुछ भी ज्यादा नहीं है, आपकी बुक में कुछ भी ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम दे रखा है, रीड करिए। बोथ, चाहे वो डिपॉजिटरी कस्टोडियन हो, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज। बट दोनों में डिफरेंस है। डिपॉजिटरी क्या है, लीगली ट्रांसफर करता है बेनिफिशियल ओनर को, ट्रांसफर करने का काम यही तो करता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोल दिया, वाइल कस्टोडियन इज कैन नॉट, वो लीगली कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी को क्यों बनाया गया है, मिनिमाइज करने के लिए पेपर वर्क, ओनरशिप, ट्रेडिंग, ट्रांसफर में सारे पेपर वर्क को ये खत्म कर सके। लेकिन मैंने आपको ज्यादा पॉइंट्स बता दिए बच्चा डिपॉजिटरी और कस्टोडियन में। क्या ये बातें समझ में आई? पक्का पक्का, ठीक है। हाँ बच्चा, आते बहुत कम आते, ना के बराबर आते, लेकिन यस आते। यहां तक चीजें क्लियर है? अब बच्चा जो भी पढ़ा उसका क्रक्स है। हेडिंग देखो क्या लिखा है, कुछ हैवी नहीं है, रिपीट है। मैं कह रही हूं छोड़ो उसको, खुद से सोचो। डिपॉजिटरी सिस्टम आने के कारण क्या फायदे हैं? पेपर फ्रॉड, पेपर वर्क कम, टाइम कम, कॉस्ट कम लगेगी और एफिशिएंट होगा, सेटलमेंट अच्छे से होगा। बच्चा सेम घिसी-पिटी बात है। ये देखो क्या लिखा है, फिजिकल होता था ना तो पोस्ट करने में इधर उधर हो जाता था। बैड डिलीवरीज एलिमिनेट, फिर क्या लिखा है, एलिमिनेट। और दूसरे रिस्क क्या, घर पे रखा है तो चोरी हो गया, चूहे ने खा लिया, लॉस हो गया, सर्टिफिकेट गुम हो गया, पता नहीं कहाँ रखा है। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो थोड़ा सा सेफ। नेक्स्ट क्या लिखा है, इमीडिएट ट्रांसफर भी हो जाएगा, रजिस्टर भी हो जाएगा। क्या लिखा है, डिसबर्समेंट मतलब पे करना, पेमेंट, जल्दी से जल्दी पेमेंट हो जाएगा। T+2 का कॉन्सेप्ट, नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट, राइट, बोनस, ये सारी चीजें जल्दी जल्दी मिल पाएंगी, जल्दी दे पाएंगी, जल्दी से ट्रांसफर करो। कंपनी को बोनस देना है तो भैया सब इलेक्ट्रॉनिक में है, सब इंफॉर्मेशन डायरेक्ट अकाउंट में भेजो। रिडक्शन हो जाएगा किसमें, ब्रोकर का काम कम हुआ ना, तो ब्रोकर का काम हुआ तो कम, पैसे भी कम देंगे। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर अब कम, बहुत स्टोरेज करना पड़ता था भैया। खुद सोचो बच्चा, इतने पेपर वर्क दिक्कत हो जाती थी, वो भी कब तक मेंटेन करे ब्रोकर भी, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम कैसे, बार बार एड्रेस बदलता था, टेंशन होता था। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो डीमैट अकाउंट है क्या ना, उसी में डालना है, अकाउंट थोड़ा ना बदलेगा, ठीक है। पहले घर पे भेजना होता था, घर बदल दिया, अब तो अकाउंट में भेजना है ना, अकाउंट की एक आईडी जनरेट है, वो बार बार इतनी चेंज नहीं होती है, ठीक है। एलिमिनेट प्रॉब्लम रिलेटेड टू माइनर का केस, बहुत इधर उधर हो जाता है बच्चा, है ना। छोटे बच्चों की बात आती है तो बहुत दिक्कत होती है। इनकी जो नेचुरल गार्जियन है इज नॉट, है ना, रिक्वायर्ड टू कोर्ट अप्रूव फॉर, क्या लिखा है, सेलिंग डिमैट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। माइनर जो होता था ना, तो माइनर एक छोटा बच्चा है, उसका इतना दिमाग नहीं है, तो गार्जियन को ना पहले क्या लेनी पड़ती थी, अब ऑनलाइन हो गया तो ये सारी झंझटें नहीं है, खत्म हो गई है। बात समझ में आई? समझ नहीं आई? चलो वापस मेरी बात सुनो। अब जैसे मैं प्रॉपर्टी से लिंक करूंगी तुम लोग को कनेक्ट हो जाएगा। घर की प्रॉपर्टी एक माइनर के नाम जाती है, मालूम है, एक छोटा बच्चा, उसकी फैमिली में सब खत्म हो गए, ठीक है। अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, कानूनन चाचा वाचा बन जाते हैं, कोर्ट से एक पूरा डिक्लेरेशन बनकर आता है। ऐसे ही कुछ नहीं होता है कि जब तक ये 18-21 साल का ना हो जाए तब तक इसके जो गार्जियन है वो कौन है, चाचा जी, चाचा जी का नाम लिखा होगा, ठीक है। तो वो चाचा जी गार्जियन होंगे। जैसे 21 साल का हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर। लेकिन ये कोर्ट से भी पूरा का पूरा इनको करेक्शन करवाना होता है। तो इन शॉर्ट लीगल जो हायर होता है, जो लीगल हायर होता है वो तो बच्चा ही होता है, लेकिन वो अभी डिसीजन लेने के लिए इतना सक्षम नहीं है, तो कोर्ट से पूरा का पूरा कागज डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ नहीं होता है, ये बता दूं आपको, ठीक है। एक्चुअल में हमने ये देखा नहीं इसलिए हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस यही है प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि प्रॉपर्टी के झगड़े बड़े हैं ना भाई, ठीक है। तो ऐसा रूल होता है। तो अब शेयर्स भी क्या है, प्रॉपर्टी। तो भैया खत्म हो गए हैं डैडी, किसके पास जाएगी, छोटे बच्चे के पास। लेकिन बच्चा खरीदना बेचना भी तो उम्र ही क्या है इसकी, समझ तो नहीं है इतना, तो अभी कौन होगा इसका लीगल गार्जियन, कोई और।
तो इसके लिए भी पहले कोर्ट की अप्रूवल लेनी पड़ती थी, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक आए तो पापा का पूरा सारी चीजें किसको मिलेगी, बच्चे को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो ये सारी चीजों से अब हम फ्री हो गए, फॉर्मेलिटीज खत्म हो गई। क्लियर है बच्चा? तो यहाँ पे पूरे बेनिफिट्स होते हैं हमारे ओवर। पूरे चैप्टर की समरी क्या लिखा है, डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या होता है, कंपनी जो लिस्ट है अग्रीमेंट करेगी डिपॉजिट के साथ, मर्जी एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के साथ, ये दो डिपॉजिटरी है। अब इन डिपॉजिट के साथ अग्रीमेंट कर लिया तो ये क्या कन्वर्ट करेगी, एंटायर शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। लेकिन ये डिपॉजिटरी अकेला काम कर सकता है क्या, नहीं। ये डीपी एक ब्रोकर होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में ट्रेडिंग करने में हेल्प करेगा। बच्चा हम इन्वेस्टर है इस डीपी के थ्रू हम डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, कहां, एनएसडीएल और सीडीएसएल में। यह हमारा अकाउंट ओपन होगा। आफ्टर डीमैट अकाउंट इन्वेस्टर कैन गिव इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेडिंग, किसको देगा, डीपी को देगा। डीपी को जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा डीपी ब्रोकर ऐसा काम करेगा। ये थी पूरे चैप्टर की समरी। समझ में आ गई बच्चा? चलो यहां पे टॉपिक करते हैं अपन ओवर।